अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जस्टिस उमर बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तकसीम कम हो जाएगी, इख्तलाफात खत्म होंगे, तनाज़ात कम होंगे और फिर उसके आसार भी नजर आए। बेंचेस की तश्कील में हम ख्याल जजिस का तासुर खत्म होने लगा। बेंचेस को देखकर फैसलों की पेशगोइयां खत्म हो गई। लेकिन अब एक नया तनाज़ा सामने आ गया है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक अहम मसले पर आमने सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को माली बेज़ाब्तगियों और दीगर शिकायत पर 27 अक्टूबर को जो शो कॉज नोटिस जारी किया था और उसका जवाब देने के लिए उन्हें आज की डेडलाइन दी गई थी, मगर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने आज उस शो कॉज नोटिस का जवाब देने के बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज़ उठा दिया है। उन्होंने एतराज़ात में 3 जजेस पर इस केस में जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए हैं। साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलहदा करने की दरख्वास्त कर दी है। अहम बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को 3-2 की अक्सरियत के साथ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया था और 14 दिनों के अंदर उनसे इस मामले पर जवाब तलब किया था। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफगान जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करने के हक में थे, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। साथ ही उसी इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 करके जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ भी शिकायत को देखा गया और फिर उसे मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन एक और शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक और रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक ने दायर की थी, उस पर भी जस्टिस एजाजुल हसन के मामले की तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा तश्कील दिया गया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह को उनके खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के लिए बिठाया गया। और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत पर गौर करने के बाद शिकायत कुरुंदा आमना मलिक को हिदायत की गई कि वो अपनी शिकायत के हक में मवाद पेश करें और मवाद मिलने पर सेक्रेटरी उसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद को फराहम करे, जिसके बाद वो अपना जवाब दे सकें। और आज जब 14 दिन पूरे होने पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने शो कॉज नोटिस पर अपना रद्द अमल दिया है, तो उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मुबैना तौर पर मुख्तलिफ और अपने साथ मुख्तलिफ सलूक रखने पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को ख़त लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरा ये ख़त शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं है और ना ही केस के मेरिट्स पर रद्द अमल है। ये इस मामले में मौजूद मसाइल की निशानदही करने की एक कोशिश है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को एलामिया जारी किया था और मेरी रजामंदी के बगैर जारी किया था, जो ना सिर्फ मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये अमल मुझे मीडिया ट्रायल का निशाना बनाता है और अवामी नज़र में मेरी मजीद तज़हीक का बाइस बनता है। और मेरा एक एतराज़ ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अक्सरियत अपनी हतमी राय सिर्फ सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है, जबकि किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। और आइन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं दिया है और ये इख्तियार जो मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी रूल्स 2005 के तहत दिया गया है, वो आइन के बरखिलाफ है। और इनके गैर आइनी होने की तस्दीक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने 11 अप्रैल के ख़त में खुद कर चुके हैं। इसलिए जो नुक्ता नज़र सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान ने मेरे खिलाफ अपनाया है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के अवामी सतह पर इजहार शुदा नुक्ता नज़र से मुतज़ाद है और ये दोनों जजेस अब एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र नहीं अपना सकते। इसलिए इस शो कॉज नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के ख़त के मुताबिक रूल्स का तकाजा यह है कि किसी जज के खिलाफ इतला मिलने के बाद काउंसिल का इजलास होगा, जिसके बाद मौसूल करदा मालूमात पर तबादला ख्याल होगा और इंक्वायरी की जाएगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से मजीद कार्रवाई से मुताल्लिक रूल्स वाज़ेह हैं कि मुतल्लिका जज को सुनवाई का मौका देते हुए अक्सरियत के साथ मजीद कार्रवाई करने का फैसला किया जाएगा। और शो कॉज नोटिस सिर्फ उसी सूरत ही जारी किया जाएगा जब काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला करती है। और मेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करने से मुतालिक इन तमाम ज़ाब्तों की पैरवी नहीं की गई। मुझसे मुतालिक इल्ज़ामात पर आपस में ना कोई तबादला ख्याल किया गया और ना ही कोई इंक्वायरी की गई, ना मुझसे और ना ही किसी और हल्के से इल्ज़ामात की तस्दीक से मुतालिक मालूमात तलब की गई। और इसके बरक्स जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ केस में शिकायत कुनुंदा से मालूमात मांगी गई हैं, लेकिन मेरे केस में लोगों को तलब ही नहीं किया गया और ना ही ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि वो अगली तारीख में पेश हों। और जो मौका जस्टिस सरदार तारिक मसूद को दिया गया कि वो पेश हों और शो कॉज नोटिस से पहले इल्ज़ामात की तरदीद करें, वो मौका मुझे नहीं दिया गया। यानी जो तरीक़ाकार मेरे केस में अपनाया गया वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के केस में अपनाए गए तरीक़ाकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
जिसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक मेरे खिलाफ जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया वो 3-2 की अक्सरियत से जारी किया गया, जबकि 2 जजेस ने मेरे खिलाफ शिकायत पर गौर करने के लिए मजीद वक्त मांगा। इससे यह बात साबित होती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मेरे खिलाफ शिकायत पर मजीद इंक्वायरी का फैसला ही नहीं किया था। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यह वाज़ेह है कि मेरे खिलाफ शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से मुनासिब तरीके से जायजा नहीं लिया गया और रूल्स के मुताबिक शो कॉज नोटिस के फैसले को काउंसिल का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी ने कोई फैसला ही नहीं किया, जबकि दीगर जजेस ने न इन मामलात का जायजा लिया और न ही मुझे सुनवाई का मौका फराहम किया। इसलिए ये शो कॉज नोटिस आइन और रूल्स के बरखिलाफ है। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक ये बात प्रेस में रिपोर्ट हुई है कि 29 मई 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस उमरता बंदियाल ने मेरे खिलाफ दायर होने वाली शिकायत का जायजा लेने के लिए उन्हें जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा था ताकि वो इनका जायजा लें और इसकी सच्चाई से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार करें। और ये बात भी रिपोर्ट हुई है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस हवाले से अपनी राय 25 सितंबर 2023 को जमा करवाई, यानी मामला अपने पास आने के बाद 3 महीने और 27 दिन के बाद जमा करवाई। लेकिन ना ही जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से शिकायत का जायजा लेने से मुताल्लिक लिखा गया खत मेरे हवाले किया गया है और ना ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ से जमा कराई गई उनकी राय मुझे मौसूल हुई है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये से वाज़ेह है कि मुझे कानून के मुसावी सलूक के हक से महरूम किया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो खुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं, उन्हें मजीद कार्रवाई से पहले सुनने का मौका दिया गया और उनके खिलाफ शिकायत कुनंदा को मजीद शवाहिद पेश करने का कहा गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को यह हिदायत की गई कि जो भी मवाद मौसूल हो उसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले किया जाएगा। और ये सब कुछ जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले किया गया, जबकि मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत में माली बेज़ाब्तगी के संगीन इल्ज़ामात हैं। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद मेरे केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो मुअज़्ज़िज़ रुकन हैं जिनके खिलाफ आमना मलिक ने मिसकंडक्ट की शिकायत की है। इसलिए मेरे खिलाफ केस में काउंसिल के अक्सरियती अरकान में होते हुए जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुझे वो सहूलियात फराहम नहीं की जो खुद उन्होंने एक ऐसे जज की हैसियत में हासिल की हैं जिसके खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है। जबकि मेरे खिलाफ बाकी 2 अक्सरियती अरकान ने यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत की भी समाअत की है, लेकिन उन्होंने ये वजूहात नहीं बताई कि मेरे खिलाफ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ केस में 2 अलग अलग तरीक़ा कार क्यों अपनाए गए हैं। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मार्च 2020 में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में मेरी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नामजदगी पर एतराज़ उठाया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मेरे मुतादिद फैसलों के खिलाफ तफसीली इख्तिलाफी नोट भी लिखा और एतराज़ात भी उठाए, खासतौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस के फैसले से मुताल्लिक जो मेरी सरबराही में दिया गया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत के फैसले को मुस्तरद किया गया था। मैंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास के मिनट्स और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इख्तिलाफी नोट और एतराज़ात की तफसीलात सेक्रेटरी से मांगी, लेकिन 7 नवंबर 2023 को मेरी ये दरख्वास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी गई कि वो इजलास इन कैमरा था, इसलिए मिनट्स नहीं दिए जा सकते। जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन मालूमात तक मुझे रसाई ना देना जो बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे केस पर असरअंदाज होती हैं, वो फेयर ट्रायल की नफ़ी है। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक ये दावा करना दिलचस्प है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई खुफिया है और उसके मिनट्स रिलीज़ नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी तरफ अवामी सतह पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक एक प्रेस रिलीज जारी की गई, ऑर्डर पास किया गया जिसने मुझे मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के मुताबिक अप्रैल 2023 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस वक्त के चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस उमरता बंदियाल को खत लिखा था कि मेरे खिलाफ शिकायत को बगैर किसी इल्तवा के आगे बढ़ाया जाए, जिसके जवाब में मैंने 19 अप्रैल 2023 को खत लिखकर कहा था कि शिकायत का जिक्र किए बगैर ही मेरे खिलाफ शिकायत को तेजी से निपटाने की दरख्वास्त दोनों जजेस की जानिबदारी को साबित करती है, लेकिन बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ अपनी जानिबदारी की तरदीद कर दी। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खत के मुताबिक मेरे खिलाफ 10 में से 9 शिकायतों का इन्हिसार मेरी मुबैना ऑडियो लीक्स पर है जिनकी तस्दीक आज तक नहीं हो सकी है और ये बात भी पब्लिक रिकॉर्ड पर है कि इस मामले पर वफाकी हुकूमत ने 19 मई 2023 को एक ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दिया था ताकि ऑडियो लीक्स के मुसद्दिका होने की तहकीकात की जाएं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उस ऑडियो लीक्स कमीशन का सरबराह तैनात किया गया था। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को भी इसका रुकन बनाया गया था और 22 मई 2023 को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने जस्टिस आमिर फारूक के साथ इस केस की समाअत की और उसी दिन ऑर्डर भी पास किया, जिसके बाद 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन की नोटिफिकेशन को ही मुअत्तल कर दिया था और उस पर कार्रवाई अब भी ज़ेर इल्तवा है और जो ऑडियो लीक्स इस कमीशन के सामने भेजी गई थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ शिकायत का हिस्सा हैं। इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चेयरमैन
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ केस की सरबराही नहीं कर सकते और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को भी मेरे खिलाफ केस नहीं सुनना चाहिए। और दोनों जजेस की तरफ से मेरे खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से वो कार्रवाई दागदार होती है और जानिबदारी की वजह से इस केस में जो कार्रवाई हुई है और जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि जस्टिस काजी फायदी साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान खुद को इस केस से अलहदा कर लें। और जहां तक सरदार तारिक मसूद का ताल्लुक है तो वो मेरे खिलाफ शिकायत पर पहले ही अपनी राय दे चुके हैं, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत की समाअत करने के अहल नहीं है। और ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ शिकायत पर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल को अपनी राय देने के लिए 3 महीने 27 दिन लगाए, यानी राय जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद दी। और ये वाज़ेह है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान में तब्दीली आए। और प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस इरफान सादत खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में कोर्ट रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे खिलाफ तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के नताइज को जाहिर किया। साथ ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद को खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस का सामना है, इसलिए उन्हें मेरे खिलाफ शिकायत का केस नहीं सुनना चाहिए। और इंसाफ का तकाजा यह है कि मेरे खिलाफ केस की मज़ीद समाअत जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की मौजूदगी में ना की जाए। और जस्टिस काजी फायदी साहब के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान उन्होंने जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ात उठाए थे और दोनों जजेस ने एतराज़ात कबूल किए बगैर खुद को बेंच से अलहदा कर दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के मुताबिक मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं, उसके कोई सबूत मौजूद नहीं हैं और मवाद के अदम मौजूदगी में मैं मुनासिब जवाब देने से माजूर हूँ। कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले मुझे तमाम मतलूबा मवाद फराहम किया जाए या इस शो कॉज नोटिस को गैर कानूनी करार दिया जाए। और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है। अब ये वो तफसीली जवाब था जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने खिलाफ जारी होने वाले शो कॉज नोटिस पर दिया है, जिसमें जस्टिस काजी फायदी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। उनकी मुबैना जानिबदारी पर बात की गई है और उन्हें केस से अलहदा होने के लिए कहा गया है। मगर अहम बात यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के अपने कंडक्ट पर भी संगीन सवालात उठ चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के रेफरेंस समेत मुख्तलिफ बार्स के रेफरेंसेस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ दायर हो चुके हैं, जिसमें उनकी मुबैना ऑडियो लीक समेत उनके माली मामला से मुतालिक शिकायत शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता 7 महीनों से यह मामला लटका हुआ था। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब 16 फरवरी 2023 को उनसे मुतालिक 3 ऑडियो लीक्स सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इन 3 में से 2 ऑडियो लीक साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अपने वकीलों के साथ थी। एक ऑडियो लीक में परवेज़ इलाही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का केस जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि दूसरी ऑडियो में परवेज़ इलाही अपने वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी को भी यही कहते सुनाई दिए कि केस जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगाना है क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, जिसकी हामी भरते हुए आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस भी जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगा हुआ है। जोजा साहब जी जी वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जो वो महा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। मुजाहिर अली अकबर नकवी तो ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना तो मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया, उन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा मैं जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर है। लेता काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप जो नेचुरल हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता। अब ये CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस वही केस है जिसकी समाअत करते हुए जस्टिस रियाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा का मामला उठा दिया था और अज खुद नोटिस के लिए केस साबिक चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल को भिजवा दिया था। हालांकि मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसके बाद जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने इस केस का खुद नोटिस ले लिया और इलेक्शन से मुतालिक एक ऐसे तनाज़े ने जन्म ले लिया जिससे सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। बहरहाल 16 फरवरी को जो परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सामने आई थी उसमें एक ऑडियो मुबैना तौर पर जिस मज़ाहिर अकबर नकवी और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली बातचीत की थी, जिसमें परवेज़ इलाही मुबैना तौर पर जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी से कह रहे थे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और सलाम करके वापस चला जाऊँगा। वालेकुम सर जी सलाम अलैकुम। की हाल है, ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे
ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਮਾ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ पहुंच गए नहीं पहुंच गए ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ सब कोई गल नहीं करती कोई सारा मैं कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल इन ऑडियो लीक्स पर 16 फरवरी को ही उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। मगर ऑडियो लीक्स के एक किरदार आबिद ज़ुबैरी ने उन्हें जाली करार दिया और अपनी वजाहत दी, जबकि दूसरी जानिब इस ऑडियो के मरकज़ी किरदार परवेज़ इलाही ने ऑडियो की तरदीद किए बगैर ये कहा था कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई है। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, यानी वजाहतें दी गई, लेकिन यह तनाज़ा मज़ीद ज़ोर पकड़ता गया। 23 फरवरी को जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ पहला रेफरेंस मियाँ दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, लेकिन रेफरेंस दायर होने से एक दिन पहले जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की शिकायत पर पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा के मामले पर जो बेंच बनाया था उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी दोनों को ही शामिल कर लिया था, जिस पर नून लीग पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। फिर 31 मार्च को चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत करते हुए, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने केस की समाअत करते हुए जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा किया और रिमार्क दिए थे कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, टैक्स का मामला है तो मुतल्लिक अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। यानी मुख्तलिफ शिकायत के बावजूद जस्टिस उमरता बंदियाल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा करते रहे, लेकिन 27 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया और इस शो कॉज नोटिस पर आज जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी ने जस्टिस काजी फाइसा, जैसे सरदार तारिक मसूद के कंडक्ट पर सवालात उठाए हैं, उनकी मुबैना जानिबदारी पर सवालात उठाए हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान समेत तीनों जजेस से केस से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी अहम खबर है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका की मुखालफत के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक दफ़ा फिर वाज़े किया है कि जंग ख़त्म होने के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा करेगा और वहाँ का इंतज़ाम संभाल लेगा, क्योंकि हमें किसी भी गैर मुल्की फ़ौज पर भरोसा नहीं है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल हमास जंग का अब पूरे खित्ते में फैलना नागुज़ीर हो गया है। इसराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और इसराइल की गैर इंसानी कार्रवाइयों की खुली हिमायत पर खुद बाइडेन इंतज़ामिया को शदीद सिफारती दबाव का भी सामना है। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में अमेरिका मुखालिफ जज्बात उभर रहे हैं और नफरत बढ़ती जा रही है, जो खुद अरब ममालिक के हुक्मरान भी महसूस कर रहे हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ने हिमायत जारी रखी और इसराइल को न रोका तो अरब ममालिक की आवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ भी उठ सकती है, जैसा कि 2011 में हुआ था। याद रहे कि 2011 में अरब ममालिक में जमहूरियत की बहाली और बादशाहत के खात्मे के लिए अवाम ने भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई थी, जिसकी वजह से कुछ अरब ममालिक में हुकूमतें तब्दील हो गई थी और कुछ ममालिक में खाना जंगी शुरू हो गई थी, जिसने पूरे खित्ते पर असरात डाल दिए थे। इसराइली जारियत के बाद अरब ममालिक में दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होने के खदशात बढ़ रहे हैं और अमरीकी सिफारतकार भी अवामी गुस्से से मुताल्लिक अपनी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। खुद मशरिक़ वुस्ता में तैनात अमरीकी सिफारतकार अमरीकी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि अगर इसराइल की हिमायत जारी रही तो एक नस्ल तक अमरीका को अरब अवाम की नफरत का सामना करना पड़ सकता है और अमरीकी मफादात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। अरब ममालिक में तैनात अमरीकी सिफारतकारों ने बाकायदा केबल यानी सिफारती मरासले लिखकर बाइडेन इंतजामिया को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया है। इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक अरब ममालिक में अमरीका के खिलाफ बढ़ते हुए गुस्से से मुताल्लिक अमरीकी सिफारतकारों ने बाइडेन इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। CNN को हासिल होने वाले एक सिफारती मरासले के मुताबिक इन बोर्डिंग्स में बताया गया है कि बाइडेन इंतजामिया की गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की हिमायत की वजह से अमरीका एक नस्ल तक अरब अवाम को खो रहा है। ये मरासला इसराइल की कार्रवाइयों के आगाज़ के बाद से अरब ममालिक में बढ़ते हुए अमरीका मुखालिफ गुस्से से मुताल्लिक अमरीकी एहलकारों की गहरी तशवीश को जाहिर करता है। ओमान में अमरीकी सिफारत खाने ने कुछ अहम मुलाकातों को बुनियाद बनाकर लिखा है कि हम सिफारती जंग बुरी तरह से हार रहे हैं। अरब अवाम इसराइली कार्रवाइयों की मजबूत अमरीकी हिमायत को अमली और इखलाकी जुर्म के तौर पर देख रही हैं और इसे वो जंगी जुर्म भी समझते हैं। CNN के मुताबिक ये मरासला मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने के दूसरे बड़े एहलकार ने लिखा है, जिसे व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल CIA और FBI समेत मुख्तलिफ अमरीकी ऑफिसर्स को भेजा गया है। मगर ये सिर्फ एक मरासला नहीं है जो इन खदशात से मुताल्लिक खबरदार कर रहा है, बल्कि CNN ने एक ऐसा मरासला और भी हासिल किया है जो काहिरा में अमरीकी सिफारत खाने से भेजा गया है और इस मरासले में मिस्र के एक सरकारी
सरकारी अखबार के तबसरे को शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम और उन्हें नज़रअंदाज करने में सदर बाइडेन ने पिछले तमाम अमरीकी सदूर को पीछे छोड़ दिया है। CNN ने मजीद लिखा है कि हालिया दिनों में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों ने गजा में इंसानी बहरान पर वाज़े तौर पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन में गजा से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने शिरकत की थी, जिसमें उर्दन के वज़ीर ख़ारजा समेत मिस्र, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और फ़लस्तीन के आला सिफारतखानों ने उनसे जंग बंदी का मुतालबा किया था। लेकिन ब्लिंकन ने एक दफ़ा फिर इसकी मुखालफत करते हुए कहा था कि इससे हमास को दोबारा से जमा होने और इसराइल पर एक और हमला करने के लिए वक्त मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अंदर भी इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत से मुताल्लिक खदशात बढ़ गए हैं। कुछ सीनियर एहलकार गैर सरकारी तौर पर बता रहे हैं कि इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के ऐसे पहलू हैं जिनका दिफा नहीं किया जा सकता। हुकूमती एहलकारों की तरफ से जंगबंदी के लिए हुकूमत से मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। खुद सदर बाइडेन को भी अमरीका के अंदर बढ़ते हुए अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा है। अमरीका के अंदर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद हो रही है और ख़ुद अमरीका को शरीके जुर्म ठहराया जा रहा है। वो अरब ममालिक जिनके अमरीका के साथ अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं, वो भी अमरीका के खिलाफ होते जा रहे हैं और अमरीकी आला हुकाम को सर्दमेहरी दिखा रहे हैं, क्योंकि अरब हुक्मरानों पर गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक अपनी आवाम का सख्त दबाव है और खदशा है कि दबाव लावा बनकर खुद उन पर ना गिर जाए। कुछ साल पहले ही अरब हुक्मरानों को ऐसी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा था। अवामी प्रेशर से कुछ ममालिक में सालों से कायम हुकूमतें भी तब्दील हो गई थी और कुछ में खाना जंगी शुरू हो गई थी। उस सूरत हाल का मौजूदा हालात से मवाजना करने के लिए अल जज़ीरा ने एक आर्टिकल शाया किया है, जिसके मुताबिक 2011 में हमने अरब ममालिक में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे देखे जिनमें जमहूरियत के नारे लगाए जाते थे। आज हम दोबारा अरब ममालिक में यही पैटर्न देख रहे हैं, जहां अवाम गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये बहरान जारी रहा तो अरब ममालिक इस पर काबू नहीं पा सकेंगे और वो अपनी आवाम का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि वो इस मसले का हल निकालने के मुतालबे पर सख्ती से कायम हैं, ताहम वो इस बारे में एक पेज पर भी नहीं हैं। अरब ममालिक अवामी दबाव महसूस कर रहे हैं और ना सिर्फ अमरीका पर जंगबंदी के हवाले से जोर डाल रहे हैं, बल्कि खुद आपस में सिफारती सतह पर मुतहरिक भी हो गए हैं। इस हवाले से आने वाले 2 दिन बहुत अहम हो गए हैं, क्योंकि कल और परसों सऊदी अरब में गजा से मुताल्लिक 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं, जिसमें अरब लीग और OIC की कॉन्फ्रेंस शामिल है। मगर इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह है कि इतवार को कॉन्फ्रेंस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शिरकत भी मुतवक्को है, जिसे गजा की सूरत हाल से हटकर सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात से मुताल्लिक भी काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते को अरब लीग की कॉन्फ्रेंस होगी और फिर इतवार को OIC का इजलास होगा, जिसमें ईरानी सदर की शिरकत भी मुतवक्के है। इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस से मुताल्लिक तवक्को जाहिर की जा रही है कि अब सिर्फ इसराइल की मजम्मत से बढ़कर कुछ मज़ीद इक़दामात भी उठाए जा सकते हैं जो अरब अवाम के गुस्से को कुछ ठंडा कर सकें। फ्रांस 24 की खबर के मुताबिक सऊदी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अरब लीग गजा के शहरियों पर हमलों की मजम्मत करने वाले बयानात से आगे बढ़कर कुछ बेहतर करेगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि ज़मीनी सूरत हाल से मुताल्लिक वो क्या इक़दामात उठाती है। एक सऊदी तज्ज़ियाकार के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस उस सूरत में कामयाब तसव्वुर होगी कि जब इसराइल पर जंग रोकने के हवाले से दबाव डालने के लिए कोई फ्रेमवर्क तैयार हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब तसव्वुर नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त फौरी ज़रूरत जंग बंद कराना है। यानी कल और परसों गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इन 2 दिनों में बज़ाहिर ये तय होगा कि अरब और मुसलमान ममालिक का आगे का लाए अमल क्या होगा और वो इसराइली जारियत को रोकने के लिए अमरीका पर किस तरह का दबाव डालेंगे, क्योंकि इसराइल की जारियत बढ़ती जा रही है और वो मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक 11,000 फ़लस्तीनी सिर्फ गजा में शहीद हो चुके हैं और 27,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस गजा के अंदर मौजूद हैं और हमास को ख़त्म करने तक जंग जारी रखने का दावा कर रही हैं, लेकिन अब भी वो हमास की सुरंगों को ही अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। उनका दावा है कि हमास की काफ़ी सुरंगें तबाह कर दी गई हैं और बाकी सुरंगों को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने सुरंगों का थोड़ा सा हिस्सा ही तबाह किया होगा और बहुत बड़ा हिस्सा तो वो अब तक ढूंढ ही नहीं सके होंगे। अल जज़ीरा में इस हवाले से एक तफसीली आर्टिकल में लिखा है, हमास की सुरंगों में दाखिल होने के लिए इसराइल को दहाइयों पुराने फौजी तरीक़ों का सहारा लेना पड़ेगा, जो तरीक़े अब इस्तेमाल नहीं होते। इसराइली फोर्सेस के गजा का मुहासरा करने और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के 1 हफ्ते बाद भी ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आ रहे कि गजा के मरकज़ में कोई बड़ा हमला हुआ हो। एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक इससे साबित होता है कि गजा में सबसे मुश्किल जंग यानी ज़मीन के अंदर जंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। इसराइली फ़ौजियों ने कुछ सुरंगों का सुराग लगाकर उन्हें तबाह कर दिया होगा, लेकिन ये मुमकिन तौर पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसराइल ने तस्लीम किया है कि ज़मीनी जंग में उसके 34 फ़ौजी हलाक हो गए हैं, लेकिन अगर सुरंगों में जंग शुरू हो गई तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अल जज़ीरा के मुताबिक सुरंगों में जंगी पोजीशन लेने के लिए इसराइल को सुरंगों के ज़्यादा से ज़्यादा दाखिली रास्तों की निशानदही करना होगी, और वो भी एक ऐसे सिस्टम में जो 500 किलोमीटर यानी 310 मील लंबा हो
सकता है और उसके दाखिली रास्ते भी हजारों हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनमें से ज्यादा दाखिली रास्ते रिहायशी इमारतों, सनती कारखानों, वेयर हाउसेस और मलबे के ढेर के नीचे हो सकते हैं, जबकि 1 महीने की बमबारी से बनने वाले मलबे के नीचे भी सुरंगों के दाखिली रास्ते हो सकते हैं। ताहम इसराइल 2014 से इन सुरंगों से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ड्रोन्स, हरकत को डिटेक्ट करने वाले और चेहरों की शनाख्त करके डेटाबेस में हमास के एहलकारों से मिलाने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने सैकड़ों या हजारों दाखिली रास्तों का इंकिशाफ किया है। ताहम मुखबरों के मुताबिक ये तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ सुरंगों के दाखिली रास्तों का पता लगाना ही फायदेमंद नहीं होगा, यहाँ तक कि अगर मालूम शुदा तमाम दाखिली रास्तों को तबाह भी कर दिया जाए तो भी सुरंगें हमास के लिए काबिल इस्तेमाल रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर सुरंगों के हर सिरे पर मुतादिद दाखिली रास्ते हैं। हमास को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इस पूरे नेटवर्क को जानते हैं। हो सकता है कि इसराइली सॉफ्टवेयर हरकत के पैटर्न्स की मदद से ये तो मालूम कर लें कि सुरंगों के अंदर 2 मकामात आपस में जुड़े हुए हैं, मगर सॉफ्टवेयर ज़ेरे ज़मीन रास्तों, सिमतों और जंक्शंस का पता नहीं लगा सकता। आर्टिकल के मुताबिक इस सूरत हाल में इसराइली कमांडोज को किसी भी सूरत में सुरंगों में घुसना पड़ेगा, जो बहुत ही खतरनाक और मुश्किल होगा। पहला खतरा तो टेक्निकल है, क्योंकि सुरंगों में जीपीएस डिवाइसेस बेकार हो जाती हैं और सैटेलाइट सिग्नल्स काम नहीं करते। इसराइली फौजी रेडियोज भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे वो ज़मीन के ऊपर मौजूद अपने साथियों से रब्ता कर सकें। लिहाजा उन्हें 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यानी टेलीफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस काम के लिए इसराइली फौजियों को तारे बिछाते हुए सुरंगों में आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे उनका ऑपरेशन सुस्त हो जाएगा। साथ ही हर सुरंग के पास एक छोटे से दस्ते को तैनात भी करना पड़ेगा, ताकि किसी भी मज़ाहमत का जवाब दिया जा सके। ताहम मज़कूरा तज्ज़िया ये फ़र्ज़ करके किया गया है कि सुरंगों में हमास की मज़ाहमत नहीं होगी, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर हकीकी बात है, क्योंकि हमास ने यकीनन सख्त मज़ाहमत की तैयारी कर रखी होगी। और ज़्यादा इम्कान यह है कि सुरंगों में धमाका खेज़ आलात नस्ब हो सकते हैं, जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही मखसूस डेटोनेटर्स के इस्तेमाल से हरकत, रोशनी, वाइब्रेशन, शोर और लोगों की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये बम फट सकते हैं। इसके अलावा हमास तारों के नेटवर्क और डिवाइसेस के जरिए सुरंगों पर नजर भी रख सकती है, जिससे उन्हें पता चलता रहेगा कि सुरंगों में इसराइली फोर्सेस कहां मौजूद हैं, ताकि वो रिमोट के जरिए वहां पर धमाका कर सकें। इसराइली फोर्सेस इन तमाम तारों को नहीं काट सकती, क्योंकि इससे डेटोनेटर्स भी ट्रिगर हो सकते हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और अहम बात यह है कि ज़मीन के मुकाबले में सुरंगों में होने वाले धमाके काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं। ताहम दोनों तरफ का हर कमांडर सुरंगों के अंदर जंग नहीं लड़ना चाहता। शायद हमास इसराइली फोर्सेस को सुरंगों में दाखिल होने से नहीं रोक सकती, लेकिन वो उन्हें सुरंगों के अंदर आज़ादी से कार्रवाई करने नहीं देगी। और ख़ुद इसराइली फोर्सेस भी चाहेंगी कि वो सुरंगों में जाने के बजाय मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करके हमास को सुरंगों से बाहर निकाले, जैसा कि सुरंगों में गैसेस या पानी दाखिल करके। लेकिन गज़ा में अभी इतना पानी नहीं है कि जिससे सुरंगों में दाखिल किया जा सके। इन्हीं खदशात की वजह से इसराइली फोर्सेज अब तक सुरंगों के अंदर दाखिल नहीं हुई हैं और गज़ा के अंदर ज़मीनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। अब खास तौर पर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली ज़मीनी फोर्सेज ने गज़ा के 4 अस्पतालों का घेराव कर लिया है और वहाँ टैंक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ अल शिफा अस्पताल पर पिछले 24 घंटों में 5 दफ़ा बमबारी की गई, जिससे 13 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। अल कुद्स अस्पताल में इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग से एक शख्स शहीद और 20 ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा आज ही एक स्कूल पर हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, शुमाली गज़ा से जनूबी गज़ा जाने वाले अफराद को निशाना ना बनाने की यकीन दहानी के बावजूद आज भी एक काफिले को निशाना बनाया गया है। इस सब के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अगर ज़मीन पर कोई जहन्नुम है तो वो शुमाली गज़ा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। IMF के $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान का पहला रिव्यू जारी है। रवां हफ्ते पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए, जबकि आने वाले हफ्ते में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत IMF को मुतमईन करके $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $71 करोड़ की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए पुरुमीद है, जबकि हुकूमत ने बिलाखिर कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए आज आला फाइनेंशियल एडवाइज़र की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। रवां हफ्ते पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और रुपए की कदर में गिरावट के मामलात ज़ेर बहस रहे, जबकि हुकूमत ने IMF के साथ रिटेलर्स पर टैक्स आयद करने का प्लान भी शेयर कर दिया है। साफी शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को आगाह किया है कि वो मुल्क भर के तमाम रिटेलर्स पर आमदनी के मुताबिक टैक्स आयद करने का सोच रहा है, ताकि उनसे सालाना 100 से 200 अरब रुपए इकट्ठे किए जा सकें। हुकूमती ज़राए के मुताबिक टैक्स हुक्काम ने इस प्रपोजल के अहम नकात IMF के साथ शेयर कर दिए हैं। निगरान हुकूमत चाहती है कि उन्हें अगले साल जनवरी से नाफिज कर दिया जाए। FBR ने तजवीज़ दी है कि यह टैक्स बिजली के बिलों के बजाय डिस्ट्रिक्ट टैक्स अफसरान के जरिए वसूल किए जाएंगे।
जराये के मुताबिक यह टैक्स IMF की किसी खास डिमांड की वजह से नहीं तजवीज़ किया गया है, बल्कि इसका मकसद मुल्क के सबसे कम टैक्स देने वाले सेक्टर की टैक्स में शराकतदारी को बढ़ाना है। खबर के मुताबिक हुकूमत रिटेलर्स पर इस टैक्स का तयन उनके कारोबार के मकाम, किराए के अखराजात और औसत आमदनी को सामने रखते हुए नाफिज करना चाहती है। होलसेल और रिटेल सेक्टर का मईशत में 19% शेयर बनता है, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ 1% टैक्स वसूल होता है। अगर ये टैक्स मंजूर हो जाता है तो इसके लिए हुकूमत को कोई नई कानून साजी नहीं करना पड़ेगी। हुकाम ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के तहत अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है। यह सेक्शन छोटे ट्रेडर्स और दुकान के मालिकान के हवाले से है, जो वजीर खजाना को ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन के जरिए टैक्स आयद करने का इख्तियार देता है। खबर के मुताबिक इस हवाले से अभी तक यह फैसला नहीं किया गया कि यह टैक्स पूरे मुल्क से इकट्ठा किया जाएगा। यह पहले फेज में बड़े शहरों पर लागू होगा, जहां FBR को रिटेलर्स की आमदनी के हवाले से कुछ अंदाजा है। FBR इस वक्त रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी की लोकेशन के मुताबिक तय होने वाली कीमत पर विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठे कर रही है। PDM की हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के बजट में रिटेलर्स पर 3,000 से लेकर 10,000 रुपए का टैक्स आयद किया था, लेकिन ताजिरों के दबाव में आकर 2 माह में ही उसे वापस ले लिया था। और अब FBR के पास ये नया टैक्स आयद करने के लिए नए इलेक्शन से पहले 8 फरवरी तक का ही वक्त है, क्योंकि इससे पहले माजी में तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़यादत रिटेलर्स की शटर डाउन हड़ताल के दबाव में आ चुके हैं। इस वक्त रिटेलर्स 20,000 रुपए के बिजली के बिल्स पर सिर्फ 5% टैक्स और 20,000 से ज़ायद के बिल्स पर 7.5% टैक्स अदा कर रहे हैं। यहाँ 40 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं, लेकिन बहुत ही कम टैक्स अदा करते हैं। ज़राये का कहना है कि अगर रिटेलर्स नॉर्मल टैक्स रेजीम के तहत टैक्स अदा करना चाहते हैं तो उनका माहाना फिक्स टैक्स उनके सालाना इनकम टैक्स रिटर्न्स में एडजस्ट किया जा सकता है। IMF ने इस रिटेलर्स की स्कीम पर अपनी हतमी राय नहीं दी है। FBR अपना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को भी आगाह कर रहा है, ताकि उसमें खामियों को पुर किया जा सके। ज़राये का कहना है कि IMF ने अभी तक मिनी बजट लाने के बारे में कुछ नहीं कहा है, और FBR को उम्मीद है कि वो इस माली साल 9,415 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगा। एक हुकूमती एहलकार ने बताया कि अगर किसी भी इजाफी टैक्स इकदाम का मुतालबा किया गया तो वो FBR की वजह से नहीं, बल्कि खर्चों में इजाफे की वजह से होगा। इस हफ्ते पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें रवां माली साल के अब तक के अदाद-ओ-शुमार IMF के साथ शेयर किए गए और मईशत के हवाले से मुस्तकबिल के अहदाफ पर बातचीत हुई। अब अगले हफ्ते पीर से पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ जहां IMF और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अब तक मस्बत खबरें सामने आ रही हैं, वहीं रुपया मुसलसल गिर रहा है। हुकूमत की जानिब से अक्टूबर में डॉलर की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद रुपये की कदर में बेहतरी आई थी। डॉलर इंटरबैंक में 306 रुपये और ओपन मार्केट में 330 रुपये की बुलंद सतह से 276 रुपये पर आ गया था, और दावा किया जा रहा था कि रुपये की कदर मजीद मुस्तहकम होगी, डॉलर मजीद नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉलर मजीद महंगा होता चला गया और रुपये की कदर एक बार फिर कम होने लगी। मुसलसल 14 सेशन से रुपये की कदर में कमी आ रही है। आज भी डॉलर इंटरबैंक में 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे के बाद 288 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बरामदात और तरसीलात ज़र में अक्टूबर में बेहतरी आई है। अक्टूबर में 2.7 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई थी, जबकि आज सामने आने वाली तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार में भी बेहतरी आई है। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 2.46 अरब डॉलर्स रही हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा और गुज़िश्ता महीने से 12% ज़्यादा है। मगर एक तरफ रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। मनी मार्केट में शरह सूद आने वाले दिनों में डिस्काउंट रेट में कमी का इशारा दे रही है। वहीं स्टॉक मार्केट आए दिन नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। आज स्टॉक मार्केट ने 1130 पॉइंट्स इजाफे के साथ 55,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर ली है और दिन के इख्तिताम पर 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, एक तरफ IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, रुपया मुसलसल 14 सेशन से गिर रहा है, मगर स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है, नए नए रिकॉर्ड बना रही है, 55,000 की सतह उबूर कर गई है। क्या ऐसी चीज़ें जो मार्केट को ड्राइव कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादिक भाई। क्लैरिफाई करता जाऊँ आपको कि IMF से मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, मगर काफ़ी साल के बाद इतने अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं जो इतलात आ रही हैं कि लग रहा है कि पहली ही सिटिंग में कोई 16-17 तारीख को जब इनका विजिट ख़त्म होगा तो वो रिव्यू पास हो जाएगा। तो ये माजी में बहुत कम होता आ रहा है। दूसरी जानिब आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट 22% पर है या अपनी वो, आई थिंक वो पॉलिसी रेट है। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें, काइबोर 24 से 21% हो गया है, जो 3 साल का बॉन्ड है जो एक्टिवली ट्रेड होता है वो 21 से 17% हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट जो मनी मार्केट है उसमें कम कर दिए हैं। तीसरा जो आपका आर्गुमेंट वो कुछ हद तक बचा है कि जो रुपया है उसमें काफ़ी पहले गिरावट देखी, केयरटेकर हुकूमत के आने के बाद काफ़ी उसमें बेहतरी आई,
और अब दोबारा से थोड़ा सा वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये वाली बात थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है, मगर जो अभी रुपए में गिरावट देखी जा रही है वो इतनी शदीद नहीं है जितनी हम पहले देखा करते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि जो कर्व की मार्केट है उसमें जो प्रीमियम है वो भी पहले बढ़ जाता था, अब वो भी नहीं बढ़ा हुआ, तो वहाँ वो चीज़ थोड़ी सी अंडर कंट्रोल है। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि एक और जो मसला है वो ये कि हमारे रिजर्व्स बहुत कम हैं, 2 महीने की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है, और लॉन्ग टर्म में पता नहीं है, इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन के बाद 9 माह इस प्रोग्राम के पूरे होंगे, अगला प्रोग्राम होगा नहीं होगा, रिजर्व्स का क्या होगा। तो क्या एक शॉर्ट टर्म रैली कर रही है मार्केट, शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ चल रही है, या लॉन्ग टर्म में भी कुछ दिख रहा है? ये वाला रिस्क ज़रूर है शाहजेब, क्योंकि जो रिजर्व की पोजीशन है वो कम से कम 3 माह का तो इंपोर्ट कवर होना चाहिए। इसका मतलब 13-14 बिलियन डॉलर तो हों तो हमें लगे स्टेबिलिटी आए। बट अब उम्मीद ये होगी कि चूंकि पहला रिव्यू कामयाब होने जा रहा है और दूसरा रिव्यू भी जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक रिकवरी है और जो केयर टेकर हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, तो फिर शायद उम्मीद पैदा हो जाए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान IMF के साथ 3-4 साल का नई हुकूमत तय कर ले। तो ये उम्मीद ज़रूर है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। अगर सस्टेनेबल नहीं भी है तो हमारा को जो पी है, जो इंडेक्स आपको ऊपर लग रहा है, जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो तो अभी भी 1/3 है। मतलब हम प्राइस रेशो के मल्टीपल में जो 2017 में होते थे, जब हालात स्टेबल थे, तो 12 का होता था, अब 4 का है। तो इसका मतलब है मार्केट तो अभी भी कोई 65% सस्ती है। तो ये खतरा है, इसी वजह से तो मार्केट 4 के पी पे है। और अगर ये जो आपका सवाल होता, ये खतरा नहीं होता, तो फिर तो मार्केट 12 के पी पे होती। मतलब यानी कि जो इस वक्त मार्केट रैली कर रही है वो किसी बहुत अच्छी खबर की एक्सपेक्टेशन में नहीं, बल्कि किसी बहुत बुरी खबर के ना आने की एंटिसिपेशन में बढ़ रही है कि जब डिफॉल्ट नहीं करेंगे IMF का प्रोग्राम हो जाएगा। कुछ हद तक ये बात सही है। आई थिंक कुछ हद तक तो ये इकोनॉमिक रिकवरी देखी जा रही है, और दूसरा ये कि चीज़ इतनी सस्ती हो गई थी कि जो 12 रुपए का पी था वो 3 रुपए का हो गया था, या 3 का मल्टीपल हो गया था, वो 3 से 4 की तरफ हुआ है। तो आप पर कहना वजह है कि शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ का ना आना एक अच्छी खबर है। दूसरा ये रिकवरी, हम इसको कहेंगे कि कुछ रिकवर हुआ है वैल्यूएशन, मगर जो एक्चुअल वैल्यूएशन जो पाकिस्तान की रही है एवरेज, उससे तो हम बहुत अभी भी नीचे हैं। बहुत शुक्रिया मुमस्सिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।